नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 जून 2026 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट हमारे यहाँ पर है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है DPIIT, उन्होंने थोक मूल्य सूचकांक में कुछ संशोधन किया है और उन्होंने एक नई श्रृंखला जो कि नए उत्पादन मूल्य सूचकांक जो है उनको जारी करने की बात की है। तो वो बोल रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक को क्रमिक रूप से हम लोग समाप्त करेंगे और एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक जो है उनको लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो है वो घरेलू बाजार में किसी निश्चित अवधि के दौरान निर्धारित समूह की थोक स्तर पर पहली जो बिक्री है उनके समय होने वाले जो मूल्य में परिवर्तन है उनको यह मापता है। इसकी जो जारी करता है वो है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, जो कि DPIIT के तहत कार्य करता है। और DPIIT किसके अंदर है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भीतर। अभी इसमें कुछ बदलाव जो हुए हैं वो है कि आधार वर्ष इसका 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है और इसमें कवरेज को भी बढ़ा दिया गया है। जो पहले 697 जो था अब वो बढ़कर 957 कर दिया गया है। मतलब अब 957 वस्तुओं को यह देखेगा और उनके अनुसार यह अपने सूचकांक को मापेगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि परिवर्तन, कुछ जो बास्केट में परिवर्तन किया गया। तो अब बिजली श्रेणी में सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब जो नए सूचकांक बताया गया है वो है उत्पादन मूल्य सूचकांक। उसमें ये बोला गया है कि यह जो है ना, यह घरेलू बाजार या निर्यात में बेची गई वस्तुओं या सेवाएं, मतलब इसमें सेवा और वस्तु दोनों को कवर किया गया है। तो उनके बदले जो उत्पादकों को प्राप्त होने वाली कीमतों में समय के साथ होने वाले जो औसत परिवर्तन है, मतलब महंगाई हो रही है या फिर कम कीमत घट रहा है, उनको यह मापता है। इसमें घटक जैसे बोलता है कि आउटपुट PPI है, इनपुट PPI है, सर्विस PPI है और ये तिमाही आधार पर इसको संकलित भी किया जाता है। तो बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि हम लोग WPI के स्थान पर PPI प्रणाली क्यों लागू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात इसमें बोली गई कि इसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रणाली है, मतलब बहुत सारे जो देश हैं वो PPI को अपना रहे हैं WPI से। इसके बाद इसमें व्यापक कवरेज भी है क्योंकि इसमें सेवा मूल्य भी है, इनपुट है, आउटपुट है, इन सभी को शामिल किया गया है जो WPI से ज़्यादा कवरेज को दिखाता है। तीसरा बोला गया है कि इसमें लागत का बेहतर पद्धति से हम लोग विश्लेषण कर सकेंगे, तो इसीलिए हम लोग इनको PPI को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं और अगले 5 वर्षों में लागू करने को इसमें झुकाव दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो खबर है वो है WMO जो है उन्होंने एल नीनो से मानसून में व्यवधान होने की चेतावनी दी है। तो उन्होंने कहा है कि एल नीनो के विकसित होने की जो संभावना है वो 80% है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एल नीनो है क्या। तो एल नीनो को पहले लिटिल बॉय कहते हैं, याद रखिएगा, लिटिल बॉय कहते हैं एल नीनो को। तो यह भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर जो है, देखिए भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर है, उनके मध्य यानी ये हुआ ये, और पूर्वी यानी ये। तो देखिए भूमध्य मतलब ये जो है ना प्रशांत महासागर, इनके मध्य में और पूर्व में जो समुद्र का जल है वो असामान्य रूप से वृद्धि कर जाता है, इसी कारण से इसको एल नीनो कहते हैं। तो ये प्रत्येक 2 से 7 वर्षों में घटित होती है और ये मार्च से जून के बीच शुरू होता है और नवंबर और फरवरी के बीच ये एकदम चरम स्थिति में पहुंच जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। अब देखिए जो गर्म होता है ना, तो इसी कारण से हमारी मानसून की जो तीव्रता है वो भी इससे कम होती है। इसी के उलट एक और संकल्पना है जो कि ला नीना है, इसको लिटिल गर कहते हैं। ये मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर जो है, मतलब यहाँ पर और यहाँ, ये देखिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि समुद्र का जो सतह जल है ना वो तापमान इसका ठंडा हो जाता है, तो इसको कहते हैं ला नीना। तो अब बोलते हैं कि एल नीनो का प्रभाव होगा क्या, मतलब समुद्र जो गर्म हो गया इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहला विश्व में अगर प्रभाव की बात करें तो दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका मतलब ये जगह, ये नीचे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर उनमें अधिक वर्षा और आर्द्र दशाएं उत्पन्न होगी। इसके बाद बोलते हैं कि दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग यानी दक्षिण अमेरिका जो है, इनके उत्तरी भाग और कैरेबियन हो गया, ऑस्ट्रेलियाई हो गया और दक्षिण एशिया जो है, जैसे भारत जो है, उनके कुछ हिस्सों में शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है, मतलब गर्मी वाली, बहुत ज़्यादा गर्मी, वहाँ पे बरसात नहीं होगा। इसके बाद बोलते हैं कि पेरू के तट पर जो है ना फाइटोप्लैंक्टन की उत्पादकता कम हो जाती है। पेरू यहाँ पर है, पेरू के तट पर, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन की उत्पादकता कम हो जाती है। अब भारत पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एल नीनो के सक्रिय होने से ना भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कम हो जाती है और चक्रवात हो गया, जंगल में आग लगना हो गया, लू या फिर और भी अन्य मौसमी घटनाओं का जोखिम हमारे यहाँ पर बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग खबर की ओर चलते हैं।
तो अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है उनके आधार वर्ष में अभी संशोधन किया गया है। तो मॉस्पी इनको जारी करता है। मॉस्पी ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष जो कि 2011-12 था उनको बदलकर अब 2022-23 कर दिया गया है। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस पे एक नया चीज़ भी जोड़ा गया है जो कि है जलापूर्ति, सीवेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन। इनको एक नया चीज़ इस मतलब नया मद इसमें जोड़ा गया है। तो बस यही ध्यान रखने वाली थी। अगर इस पे देखें तो इसका संशोधित बास्केट में इसमें मदों की संख्या जो थी 339 से बढ़कर अब 1042 कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं अगर मतलब इसमें इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत। अब देखते हैं भारत चीन सीमा विवाद का समाधान कैसे होगा। तो देखिए भारत और चीन के साथ ना, भारत जो है वो चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है जो कि 3088 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1865 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो सिविल सेवक थे उनका नाम जो था WH जॉनसन, उन्होंने जॉनसन रेखा का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में अक्साई चीन को बोला है ना, जम्मू कश्मीर का बात मतलब दिखाया था जॉनसन रेखा में, लेकिन इसे चीनी राजवंश जो थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर 1914 में जो ब्रिटिश भारत थी उन्होंने तिब्बत को भी रखा और चीन को भी रखा। उन तीनों को रख के मतलब तीनों लोगों ने शिमला में बैठक आयोजित की जिसमें इसमें भूटान से बर्मा जो कि अब म्यांमार है उन तक एक मैकमोहन रेखा का प्रस्ताव रखा। तो याद रखिएगा भूटान यहाँ पर है और यहाँ से लेकर मतलब म्यांमार तक भी गया था। तो याद रखिएगा इसमें इधर जो है उत्तरी साइड में मैकमोहन रेखा नहीं है, इधर जॉनसन रेखा है और इधर साइड जो है ना यहाँ पर है मैकमोहन रेखा। तो चीन ने इसका विरोध किया था। तो अब देखिए हम लोग बोलते हैं कि विवादित क्षेत्र है कौन कौन सा। तो सबसे पहले बोलते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र जो है वो लद्दाख और अक्साई चीन का क्षेत्र है, वो एक विवादित क्षेत्र हुआ। मध्य क्षेत्र हम लोग देखें तो कोरीख हुआ, लाहौल हुआ, स्पीति घाटी हुआ जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बाराहोती है और नीलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, ये भी विवादित क्षेत्र में आते हैं। और पूर्वी क्षेत्र चले जाते हैं तो चीन तो अरुणाचल प्रदेश जो है विशेषकर तवांग क्षेत्र को अपना हिस्सा बताता है और इसको जो है ना वो दक्षिणी तिब्बत कहता है। वो बोलता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का ही था। तो वो क्यों कहता है, क्योंकि एक मोनेस्ट्री है वहाँ पर। वो बोलता है कि मोनेस्ट्री जो है ना वो मतलब हमारे जो तिब्बत में जो राजवंश चल रहा था उन्हीं का ये मोनेस्ट्री था, उन्हीं का ये क्षेत्र था। तो उसके आधार पर ये कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है। तो अब किसी का कोई पूजा स्थल किसी देश में होने लगे तो इस आधार पर तो किसी क्षेत्र को अपना कहना ये अपने आप में विचारणीय विषय है। और देखिए सिक्किम क्षेत्र में कुछ कुछ जगह है जैसे नाथुला दर्रा, नाकुला दर्रा, चोला और कुछ कुछ जो क्षेत्र है ना उनको भी चीन अपना कहता है। अब देखिए हम लोग इसको विवाद को समाधान के लिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2005 में फ्रेमवर्क पेश किया गया था जिसमें 3 चरणीय प्रक्रिया बताई गई थी, वो अभी फॉलो किया जा रहा है। फिर LAC पर शांति स्थापना की बात भी की जा रही है। फिर राजनीतिक समाधान की हम लोग तलाश की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों के माध्यम से हम लोग शांति वार्ता की ओर और विवाद समाधान की हम लोग आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर है, सरकार ने मिशन स्नेहजोरी असम मुगा सिल्क USP का शुभारंभ किया। तो देखिए मिशन स्नेहजोरी जो है वो असम के जो विशिष्ट मुगा रेशम क्षेत्रक है उनको होस्ट पौधों की खेती हुआ, रेशम कीट बीज उत्पादन हुआ, रीलिंग हुआ, बुनाई हुआ, ब्रांडिंग, निर्यात संवर्धन, डिजिटल ट्रेंसेबिलिटी, पर्यटन के माध्यम से जो है ना उनको उच्च मूल्य वाली लग्जरी वस्तु प्रणाली में बदलने पर जोर दे रही है। इसमें देखिए मुगा रेशम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो मुगा रेशम जो है ना रेशम की 5 प्रमुख प्राकृतिक किस्मों में से एक है। विश्व का ये एकमात्र प्राकृतिक सुनहरा रेशम है और ये भारत का पहला GI टैग प्राप्त रेशम है। असम में विश्व के 90% मुगा रेशम का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग इसको एक लग्जरी वस्त्र प्रणाली में बदलने पर जोर दे रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पर जो कृषक हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। तो रेशम के अन्य प्रकार भी होते हैं तो उन पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे होता है शहतूत। शहतूत जो है ना भारत के कुल रेशम उत्पादन का 92% हिस्सेदारी रखता है। उष्णकटिबंधीय तसर यानी इसको कोसा भी कहते हैं, यह अर्जुन की पत्तियों पर पनपते हैं। नेक्स्ट है समशीतोष्ण तसर या ओक तसर इसको कहते हैं। इसका उत्पादन कश्मीर से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में होता है, उप पहाड़ी पट्टी में। एक है एरी, इसे एंडी या अरंडी सिल्क भी कहते हैं। तो एंडी रेशम जो है ना उनको जर्मनी से ओकोटेक्स प्रमाणन भी मिल चुका है। मतलब इसमें ना दोस्तों इसमें कीड़ों को मारा नहीं जाता है एरी रेशम में, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा रेशम है क्योंकि इसमें कीड़ों को जो है ना वो जो मारा नहीं जाता रेशम के कीटों को।
अब देखिए ब्लू हेलमेट की शुरुआत 1948 में हुई थी। पश्चिमी एशिया में युद्ध विराम समझौते के लिए इनका तैनाती किया गया था 1948 में, तभी शुरू हुई थी। अब तैनाती प्रणाली जो है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक संकल्प पारित करके किया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इसको लाया गया है। इसमें जो है ना शीर्ष 100 NIRF समग्र इंजीनियरिंग सूची के जो संस्थान हैं और 650 अनुसंधान मतलब में स्थान पाने वाले सरकार के जो उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं वो इसको मेजबान कर सकते हैं और उन सबको पैसे मिलेंगे और शोध अनुसंधान के लिए फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है पोटैटो पैच। तो देखिए लक्षद्वीप में कदमत द्वीप है ना, वहाँ पर पोटैटो कोरल पैच की खोज की गई है। तो पोटैटो कोरल पैच कुछ है नहीं, मतलब कोरल का जो एक तरीके से समूह होता है ना, वो पोटैटो यानी आलू की तरह दिखता है, मतलब बहुत सारा आलू लगा हुआ है तो वैसे ही कुछ दिखता है, तो इसी को नाम दे दिया है पोटैटो पैच। नेक्स्ट है संघर्षरत क्षेत्र में। इजराइल ने 2006 के बाद पहली बार लितानी नदी को पार करके दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियानों का विस्तार किया। तो याद रखिएगा लितानी नदी कहाँ पर था, लेबनान में था। उनको मतलब इजराइल ने पार कर दिया, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इजराइल ने ब्यूफोर्ड कैसल पर भी कब्जा कर लिया है जो कि लेबनान के उधर ही है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रुद्रम 2। तो रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है, हवा से सतह, रुद्रम 2। नेक्स्ट है पद्मा बैराज। तो पद्मा बैराज जो है ना पद्मा नदी पर प्रस्तावित है जो कि बांग्लादेश की गंगा नदी की एक धारा है। नेक्स्ट है मार्टन। तो मार्टन जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पहली बार येलो थ्रोड मार्टन को दर्ज किया गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पहली बार येलो थ्रोड मार्टन को दर्ज किया गया। येलो थ्रोड मार्टन जो है एक मांसाहारी स्तनपायी है जो कि दिनचर और वृक्षवासी जीव है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी रूस, चीन और कोरियाई प्रायद्वीप में पाया जाता है और मुख्य रूप से हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। यह मतलब आयुषीएन की जो रेड लिस्ट की जो सूची आती है उसमें लिस्ट कंसर्न में है, तो याद रखिएगा मार्टन। नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है वो है बोलाइट्स। तो देखिए बोलाइट्स जो है वो अत्यंत चमकीला उल्का या फायरबॉल होता है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से मतलब प्रवेश करने के बाद यह प्रस्फोट कर जाता है। तो इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट इसके बताए भी गए हैं, जैसे उल्काप जो है मेट्रॉयड, ये सूर्य की परिक्रमा करने वाला क्षुद्रग्रह या धूमकेतु का एक छोटा टुकड़ा है। फिर उल्का जो है वो मेटेरियर, पृथ्वी के वायुमंडल में उल्काप के प्रवेश करने पर उत्पन्न होने वाली जो एक प्रकाश होती है उनको कहते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से पृथ्वी में प्रवेश नहीं करता है, पृथ्वी में प्रवेश करने से पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए उल्का कहते हैं इसको। लेकिन उल्का पिंड अगर बोल दिए मेट्रॉयड, तो ये उल्काप का ही ये टुकड़ा है जो कि वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद भी बच जाता है और धरातल पर पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा उल्का तो सिर्फ प्रवेश करता है और वो खत्म हो जाता है वायुमंडल में ही, घर्षण के कारण आग लगता है, लेकिन उल्का पिंड धरातल पर ये टकराता भी है। नेक्स्ट है भारत सीमा नेपाल भारत नेपाल सीमा विवाद क्षेत्र। तो देखिए भारत और नेपाल जो है ना वो 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं जो कि भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से लगता है। तो इसमें मतलब विवादित अभी जगह है वो बताऊंगा, लेकिन जो UPSC 2026 में एक चीज़ पूछा गया था कि मेची पुल कहाँ है, तो मेची पुल भारत के पानी टंकी बाईपास पश्चिम बंगाल को नेपाल के काकड़भिट्टा से जोड़ता है। तो ये 2026 में पूछा गया था, एक ऑप्शन था प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है कि इसमें यही बोला गया कि विवादित सीमा क्षेत्र है क्या, तो देखिए कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, ट्राई जंक्शन जो है ना उत्तराखंड में, उनको नेपाल अपना क्लेम करता है। और क्लेम किस लिए करता है, तो सुगोली की जो संधि हुई थी ना नेपाल द्वारा, तो वो एक नदी था जो काली नदी है, उनके उद्गम स्रोत का जो है ना अलग अलग डेफिनेशन पर बात करते हैं। जैसे वो कहते हैं, नेपाल कहते हैं कि काली नदी का उद्गम स्रोत यहाँ है, तो उद्गम स्रोत अगर यहाँ है तो बाकी ये जो क्षेत्र है ये मेरा हुआ। लेकिन भारत जो है वो कहता है कि काली नदी का उद्गम का स्रोत हमेशा से ये रहा है, तो ये जो क्षेत्र है ना ये वाला क्षेत्र ये हमारा है। और जितने भी वार्ता हुए हैं बॉर्डर को लेकर, सीमा को लेकर, या फिर अब तक जब तक ये विवाद नहीं उठाया गया था 2020 से पहले, तो तब तक नेपाल भी यही मान के चल रहा था कि ये जो क्षेत्र है लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का, वो भारत का ही है। तो अभी इस पर विवाद उठाना किसी भी प्रकार का मतलब एक समझदारी भरा निर्णय ऑफकोर्स नहीं है।
तो देखिए लिपुलेख जो है ना एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है लिपुलेख, और यहाँ से भारत और चीन व्यापार करते हैं, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा भी करते हैं। तो इसका यह एक प्रकार से इम्पोर्टेंस हो गया। तो चलिए आज की खबर यहीं तक थी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो पर। नमस्कार।